स्वागत है स्मार्ट क्लास के YouTube चैनल पर। देखिए 3 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम था, इसी कारण अब हम लोग वीडियोस को बहुत अच्छा से डालेंगे, प्रॉपर तरीका से आपको पर डे वीडियो मिलते रहेगा। और कुछ नए कंटेंट भी है जो आपको अब देखने को मिलेगा। ये कंटेंट आपको हेल्प करेंगे एक्स्ट्रा ग्रोथ और एक्स्ट्रा स्टडीज़ के लिए। तो पहले हम लोग आज का जो मेन टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसने पहली बार पूरे विश्व को ठीक है एक महायुद्ध की आहट दे दी थी। यही एक ऐसा समय था जब पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, पूरा विश्व जो है वो एक विश्व युद्ध में बदल सकता है, पूरा विश्व का जो देश है वह विश्व युद्ध कर सकता है। एक आहट थी यह विश्व युद्ध की। अब शुरू करते हैं, इसका शुरुआत होता कैसे। देखिए इसका जो पूरा पीरियड होता है फाइट का, ये होता है 5 मई 1789 से, यानी 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 तक का। इसमें सबसे पहला रोल जो होता है, मुख्य रोल जो होता है, मुख्य काम जो होता है, या बोल सकते हैं सबसे बड़ा रोल होता है लुई 14वां का। लुई 14वां का रोल इसलिए होता है क्योंकि इसने एक महल बनवाया था जिसका नाम था वास्टाइल। इस महल को बनाने में इसने अनाप शनाप रुपए खर्च कर दिए थे। इतना रुपए इसमें खर्च हुआ था कि इसने अपने पूरे खजाने को ही, जो राजशाही खजाना होता है, उसको खाली कर दिया था। इसका कुछ ऐसा साक्ष्य मिलता है और ऐसा चीज़ पता चलता है जिसमें वो हिस्ट्रिकल बातें कहती है कि लुई 14वां ने अपने शौक को पूरा करने के लिए और अपनी जितने भी सैन्य अधिकारी या फिर मंत्रियों को खुश करने के लिए यह महल बनवाया था। और इस महल में वो पूरी शान शौकत से अपने जितने भी मंत्री थे उनके साथ रहता था। उन्हें खुश करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह उन्हें विद्रोही के रूप में नहीं देखना चाहते थे। वह अपने जितने भी सेनापति थे या जितने भी मंत्री थे और जितने भी उस वर्ग के लोग थे, जिस वर्ग में राजशाही परिवार आता है, उस वर्ग के लोगों को एक साथ रखने के लिए वो क्या करते थे, कोई उनके खिलाफ विद्रोह नहीं कर दे, इससे बचने के लिए वो उनको क्या करते थे, कई तरह की सुविधा देते थे। जैसे वो जंगल में शिकार करते थे और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, शराब पीते थे और बहुत तरह का ऐसे काम करते थे जिससे उन लोगों को एक दूसरे के प्रति क्या हो, कभी द्वेष उत्पन्न ना हो। इसका शुरुआत तो लुई 14वां ने बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा को लन फन तरीका से उड़ा के किया था। दूसरा तरीका इसका यह था कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपने जनता से कर्ज ले रहे थे। कर बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जा रहा था और जनता से लगातार कर, टैक्स लेने के लिए, कर का मतलब टैक्स ही होता है, तो टैक्स लेने के लिए जनता इसके विरुद्ध जा चुकी थी। जनता उस समय जितने भी राजा थे उन्हें वो क्या मानते थे, उन्हें वो अपना भगवान मानते थे। उन्हें यह लगता था, जनता को, जितने भी उस राज्य की जनता थे, उन्हें यह लगता था कि राजा जो होता है वो भगवान का दूत होता है और उनकी सेवा करना उनका परम धर्म है। और इसके आधार पे वे लोग क्या करते थे, राजा को टैक्स देते थे ताकि राजा अच्छे से ज़िंदगी जी सके और उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से बचा सके। लेकिन लुई 14वां ने ऐसे कई घटनाएं की जिनसे लोगों का मन उदास हो गया, लोग बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे और इसीलिए लोगों ने क्या किया, जन क्रांति शुरू कर दिया। ये जन क्रांति शुरू होता है तब जब पहली बार 1756 और 1763 के बीच में फ्रांस की सेना जो है वो ब्रिटेन के साथ युद्ध करती है। इस युद्ध में फ्रांस का जो प्रभुत्व होता है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है क्योंकि फ्रांस इस युद्ध में हार जाता है। और इस युद्ध में हारने के बाद फ्रांस की कई सारी ऐसी क्षेत्र होते हैं जो ब्रिटेन के हाथ में चल जाता है। ब्रिटेन जो है ये बहुत ताकतवर राष्ट्र था उस समय का और ब्रिटेन इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए क्या करता है, फ्रांस को तबाह करने लगता है। इससे लोगों के अंदर अपने राजा के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है क्योंकि राजा जो है वो सही नेतृत्व नहीं करता है अपनी सेना का। और राजा इसके बावजूद भी जब युद्ध होता है तो वो अपने महल में आराम से एक शाही ज़िंदगी जी रहा था। इस चीज़ को देख के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है और ये गुस्सा जो था उन्हें राजा के लिए और ज़्यादा विरोध में खड़ा कर रहा था। देखिए फ्रांस जो था उसका पूरा राज व्यवस्था जो था वो 3 भागों में बटा था।
पहला भाग जो था वो पादरी का था। पादरी मतलब जिस तरह पंडित जी होते हैं ना, जिस तरह मौलवी जी होते हैं, उसी तरह पादरी वर्ग होता है ईसाइयों में। तो इस पादरी वर्ग को एक अलग सबसे ऊपर दर्जा में रखा गया था, एक अलग दर्जा में रखा गया था, और जितना भी टैक्स होता था सब पादरी वर्ग को ही दिया जाता था। दूसरा जो था वो एक अमीर वर्ग था। ये वर्ग जो था ये ऐसे लोगों का वर्ग था जहाँ बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े भू संपत्ति स्वामी और बहुत बड़े बड़े बोल सकते हैं कि सेनापति, ये सब रहते थे। तीसरा जो वर्ग था उसमें किसान वर्ग, कई उसमें आपका कुलीन वर्ग, कई ऐसे वर्ग, ऐसे लोग जो काम करते हैं, जो काम करके अपना जीवन चलाते हैं, मतलब जो पैसे अर्निंग करते थे। और तीसरे वर्ग से ही टैक्स लिया जाता था। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग ये टैक्स नहीं देते थे। तीसरा वर्ग का जो कमाए वो पैसा से टैक्स होता था, उन्हें ही सब कुछ करना पड़ता था। मतलब क्या कि दो वर्ग जो थे ऊपर, उनका कोई काम नहीं था टैक्स के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन तीसरे वर्ग के ऊपर पूरा बोझ था। और तीसरा वर्ग जो क्या करता था वो टैक्स देता था राजा को। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि चलो टैक्स देता था, देश चलता था। अभी भी हम लोग भी टैक्स भरते हैं, लेकिन हद तब हो जाती है जब ये टैक्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी जाती है राजा के कुछ गलत नीतियों के कारण। गलत नीति जैसे राजा ने क्या किया, लुई स्टिंग जो उसका पुत्र था, उसका विवाह ऑस्ट्रिया की रानी से कर दिया। और ऑस्ट्रिया की रानी जो थी उसका नाम मैरी एंटोनेट था। मैरी एंटोनेट का फिजूल खर्ची बहुत था। और दूसरा ये तथ्य था कि लोग जानते थे कि जो युद्ध ब्रिटेन के साथ फ्रांस हारा है उसमें ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा योगदान था। ऑस्ट्रिया जो था उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट किया था ब्रिटेन का, और फ्रांस को धोखा दिया था। उसके बावजूद भी फ्रांस ने क्या किया, ऑस्ट्रिया की रानी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इससे लोग और नाखुश हो गए थे। अगला जो सिचुएशन था कि 5 मई 1790 को, यानी 5 मई 1789 को बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो थे वो उग्र हो चुके थे तब तक। और इसका उग्र होने का जो मुख्य वजह बताया जाता है, ये वहाँ के कुछ फिलोसोफर, कुछ ऐसे लोग जो किताब लिखते हैं, जो कथाएं लिखते हैं, जो कहानियाँ लिखते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, जिसमें मॉन्टेस्क्यू थे, वाल्टर थे, रूसो थे। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ऐसी कहानियाँ, ऐसे बातें लिखी जिनसे लोगों का मन जो था सरकार के विरुद्ध गया, और जाना भी था क्योंकि ये लाजिम था। सरकार ऐसे गलत कदम उठा रही थी जिनसे क्या हो रहा था, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। और इन परेशानियों के कारण ही सरकार ने क्या किया था, सरकार ने अपना दबदबा बढ़ा लिया था। रूसो और मॉन्टेस्क्यू और वाल्टर के जितने भी लेख हैं उनमें साफ साफ कहा गया है कि सरकार अपनी गलत नीतियों और गलत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वहाँ की जनता पर अत्यधिक टैक्स लगा रही है, अत्यधिक उन पर उत्पीड़न कर रही है, अत्यधिक मात्रा में उन्हें मार रही है। और इस तरह वहाँ का जो सरकार था वो पूरा तरह निरस्त हो चुका था। इससे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता गया। लोग क्रांतिकारी के रूप में अब राजा के विरुद्ध बोलने लगे। और इसी चीज़ को देखते हुए और आर्थिक संकट जो बढ़ गया था फ्रांस में, इसको देखते हुए वहाँ के वित्त मंत्री, यानी कि फ्रांस के वित्त मंत्री जिनका नाम था नीकर, उन्होंने एक सभा बुलाई। इस सभा में अर्थव्यवस्था से जुड़े और आंदोलन से जुड़े कई बातों, कई तथ्यों पर विचार करना था, जिसके लिए तीनों वर्ग का, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग से लोगों को बुलाया गया और एक सूची तैयार की गई कि किस तरह हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। किंतु इसमें पादरी वर्ग और जो अमीर वर्ग था, इसने क्या किया, पूरी तरह अपना हिसाब से अपनी बातों को रखा और तीसरे वर्ग को अपनी बातों को रखने का मौका नहीं दिया। इससे तीसरा वर्ग जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा गया। जितने उसमें किसान वर्ग थे और गरीब वर्ग के जो भी लोग थे तीसरे वर्ग में, जो टैक्स देते थे, उनके अंदर गुस्सा, हम लोग जो टैक्स भरते हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और हम लोग पर और बोझ बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने टैक्स को कम या अपने टैक्स को नहीं पे कर रहे हैं। मतलब तीसरे वर्ग का जो मांग था कि जब टैक्स देना ही है तो 2 वर्ग देगा, जिसमें दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग देगा। अगर पहला वर्ग नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 वर्ग को देना ही होगा। और इस बात से वहाँ के जो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग थे वो नाखुश हो गए, और इससे यह प्रतिफल निकला कि तीसरा वर्ग क्या किया, अपने आप को उन दोनों वर्गों से अलग कर लिया और उसने नेशनल असेंबली बनाने की घोषणा कर दी। वो लोग तुरंत ही उस महल से निकलते हैं और एक अपना अलग एक क्षेत्र बनाते हैं, एक अलग
सदस्यता ही करते हैं, एक अलग समूह बनाते हैं, एक अलग संगठन बनाते हैं जिसका नाम था नेशनल असेंबली। इस असेंबली में वो अपनी बातों को रखते हैं। टेनिस नामक एक स्टेडियम में वो लोग क्या करते हैं, भारी मात्रा में इकट्ठा होते हैं तीसरा वर्ग, और वहाँ पर अपनी बातों को सब रखते हैं और सब ये डिसीजन लेते हैं कि सबसे पहले वो राजा की राजशाही परिवार को हटाएंगे और यहाँ पर जनता की सरकार को स्थापित करेंगे। ये पहला मौका था जब विश्व में कहीं पर लोकतांत्रिक सरकार का मांग उठा था। इसके बाद वहाँ के क्षेत्र में लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ चुका था राजा के विरुद्ध, और राजा ने इसको देखते हुए क्या किया, अपनी सेना तैयार करने शुरू कर दी। उसने अपने आर्मी को बुला लिया। तब तक तीसरे वर्ग यानी कि नेशनल असेंबली के लोगों को पता चला कि एक किला है जिसका नाम बास्टिल है, जहां पर बहुत भारी मात्रा में असला बारूद, बंदूक और बहुत चीज़ जो है वो राजा ने जमा करके रखा है। इस चीज़ को जैसे वो लोग जाने, वो लोग तुरंत, जितने भी नेशनल असेंबली के लोग थे उन लोगों ने तुरंत क्या किया, उस किले की ओर जाना शुरू किया और उस किले में पहुंच करके उन लोगों ने किले को दहा दिया। ठीक है, 14 जुलाई 1790 यानी 14 जुलाई 1789 को उस किले को तोड़ दिया गया, और तोड़ करके उस किले में देखिए टोटल 80 सैनिक थे, उन सभी सैनिकों को मार दिया गया। जितने भी सैनिक थे लगभग उसमें अधिकतर जो सैनिक थे वो रिटायर्ड थे, और जो वहाँ के मेन लीडर थे उन्होंने उन्हें अंदर आने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि 2 से 3 हज़ार की संख्या में लोग जब आएंगे तो 80 सैनिक कुछ नहीं कर पाएगा। और इसके बाद वहाँ के जितने भी असला बारूद और जितने भी वहाँ पर बोल सकते हैं बंदूक था, सब उन लोगों ने लूट लिया, और वो लोग सीधा क्या किए, सीधा विरोध कर दिए, सीधा क्रांति कर दिए, क्योंकि अब उनके पास मैन पावर आ चुका था, और वो था शक्ति बमों का, बंदूकों का और हिंसा का। 4 अगस्त रात भर नेशनल असेंबली के लोग जो थे वो डिस्कशंस कर रहे थे कि किस तरह उन्हें आगे करना है, किस तरह राजा को हटाना है, किस तरह उन्हें एक व्यक्तिगत एक पारंपरिक रूप से ऐसी सरकार को बनाना है जो उनके देश का भला करेगा। और 26 अगस्त को राजा को यह अधिकार देना पड़ा उन्हें, और अधिकार था वोटिंग का। यह अधिकार इसलिए देना पड़ा क्योंकि राजा जान चुका था कि अगर उनको अभी नहीं रोका गया या उनकी बातों को नहीं माना गया तो राजा को मार दिया जाएगा। और राजा ने डर करके, ये राजा थे लुई 16वां, राजा ने डर करके अपने जितने भी मांग थे उन लोगों के, जो मांग उन लोगों ने रखा था तीसरे वर्ग ने, उनके मांगों को माना और नेशनल असेंबली को वोटिंग का अधिकार दे दिया। राजा का अब कोई भी औकात नहीं था, राजा का कोई भी पूछने वाला नहीं था, राजा की पूरी इज्जत जो थी वो मटिया मेट हो चुकी थी। और राजा ने जान लिया कि उसके साथ ऐसा होगा, इसलिए राजा क्या किया, रातों रात ऑस्ट्रिया भागने का विचार बनाया। लेकिन बॉर्डर के पास, सीमा के पास राजा को पकड़ लिया जाता है और उसे 17 जनवरी 1793 को लोगों के सामने मार दिया जाता है, गोली से भून दिया जाता है। इसके बाद वहाँ एनए की मतलब नेशनल असेंबली की अपनी सरकार बनती है, जिसमें 745 लोग सदस्य बनते हैं और वो अपने हिसाब से वहाँ की सरकार को चलाते हैं। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद उस पूरे नेशनल असेंबली में भी फूट पड़ जाती है और ये 2 गुटों में बढ़ जाता है। पहला गुट जो था वो दूसरे गुट को ख़त्म करने का प्रयास करता है और इस तरह से दोनों गुट में बहुत ज़्यादा झड़प होती है, जिसके बाद फिर से फ्रांस जो है वो क्रांति की आग में झुलसने लगता है। और इस आग में झुलसने के कारण पहले गुट के जो लोग थे वो पूरी तरह बाधित हो जाते हैं और उसके मेन लीडर जो है उसको मार दिया जाता है। जिसके बाद दूसरे गुट के लोग जो हैं वो मोर्चा संभालते हैं और वो अपनी एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करते हैं। इस तरह से एक ऐसी सरकार फ्रांस में चलती है जो 1795 में अपना व्यक्तित्व में आती है। इसके बाद 1802 में एक ऐसा सरकार, एक ऐसा शासक आता है जो फ्रांस को स्थिर बनाता है, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जितने भी घटनाएं की थी, जितने भी काम किए थे, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए फ्रांस का जो ये पूरा पॉइंट था, जितना भी बिंदु आज हम लोगों ने जाना, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आशा करते हैं कि जितना भी पॉइंट्स था फ्रांस विद्रोह के बारे में आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।